हेलो माय फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में मैं हूँ आपके साथ और ये है आपका पार्ट 10। ओके, मैंने 9 ऑलरेडी करा दिया है PIQs और टोटल 300 PIQ कराने हैं मुझे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप मेरे चैनल पे जाइए और MTS PYQ सीरीज़ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। उस पर सारा वीडियो अपलोड है। आप क्या कीजिए, उसको पहले देख लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी PYQs मैं लाऊंगा आप उसको देख सको, मिस ना करो। क्योंकि क्या है कि 300 PYQ सॉल्व कराना है। ओके, अभी एग्ज़ाम से पहले तो ये आसान नहीं है, इसलिए एक दिन में कम से कम 3-4 PYQs मैं लाऊंगा, अपलोड करूँगा। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी आए वीडियो आप देख सको। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। PYQ से बेहतर प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं होता है। ओके, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे 10 20 15 100 सेट, तब आपका जीके तब तक इम्प्रूव होगा ही नहीं। ओके, नंबर बढ़ेंगे ही नहीं जीके में। इसलिए मेरे साथ 300 प्रैक्टिस सेट आप लगाइए और उसके बाद देखिए आपका स्कोर कितना बूस्ट होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि विच चैप्टर ऑफ पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न विद द स्टेट लेजिस्लेचर्स। कह रहा है कि कौन सा चैप्टर पार्ट 6 का, ठीक है, पार्ट 6 जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा चैप्टर जो है आपके स्टेट लेजिस्लेचर से क्या करता है, संबंध रखता है, यानी कि आपके राज्य विधानसभा से। ओके, तो ये आपका जो चैप्टर 3 है ना, ये आपके स्टेट लेजिस्लेचर से क्या करता है, तो संबंध रखता है। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आते हैं, तो 168 से 212। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपका चैप्टर 3 हो गया। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज इंस्पायर्ड बाय द स्कल्पचर्स ऑफ द एंशिएंट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम। मतलब आपका जो पुराना टेम्पल चिदम्बरम है ना, ठीक है, तो उसमें कौन सा डांस जो है ना परफॉर्म किया, मतलब उससे जो है इंस्पायर्ड हुआ है। ओके, कौन सा डांस, तो ये है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, जो भरतनाट्यम जो डांस है ये आपके एंशिएंट टेम्पल चिदम्बरम से, जो कि तमिलनाडु में है ना, उससे ये इंस्पायर हुआ है। भरतनाट्यम में ये जो डांस होता था ना, वो आपके देवदासी लोग करती थी, जो देवदासी प्रथा हुई थी वो लोग करती थी। ओके, चलिए भरतनाट्यम। अब कह रहा है कि एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मतलब किस स्टेट का जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, मतलब शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब किस राज्य में शहरी जनसंख्या के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है, आपका है मिजोरम। ओके, मिजोरम इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, चलिए मिजोरम। आगे कह रहा है कि इन जैन बस्ती टेम्पल ऑफ कर्नाटका ओवर द गर्भगृह इज रेज्ड अ डैश स्टोरीड निरंधर विमान विद स्क्वायर ग्रीवा एंड शिखर। देखिए ये है आपका विमाना, मतलब कि ये नॉर्थ इंडिया का टेम्पल है ये, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसमें कह रहा है ना कि जैन बस्ती टेम्पल है कर्नाटका में, तो ये कितने गुंबद इसमें जो हैं, कितने शिखर हैं, ये कह रहा है ना कि ओवर द गर्भगृह के ऊपर इज रेज्ड हाउ मैनी स्टोर्ड निराधरा विमान, कितने विमान हैं दोस्त, ठीक है, कितने, या कह सकते हैं कितने मंजिलों की हैं, ठीक है, कितने मंजिल हैं, तो आपके 5 मंजिल है ना। ठीक है, तो ये आपके 5 मंजिल हैं आपके इस जैन बस्ती टेम्पल में। और बता दूं कि ये होयसल काल का है ना, ये होयसल वंश जो है ना, ये होयसल वास्तुकला का उदाहरण है आपका। ये जो जैन बस्ती टेम्पल है ये आपका होयसल काल का उदाहरण है। चलिए, कह रहा है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल डज द 5 डे लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ दिवाली इंड। मतलब जब दिवाली इंड होता है, ठीक है, दिवाली इंड होता है तो उसके 5वें दिन यानी कि लास्ट दिन हम लोग क्या मनाते हैं, ठीक है, तो धनतेरस तो दिवाली के पहले ही हो जाता है, एक दिन पहले। ओके, आपका हम लोग भाई दूज मनाते हैं, ठीक है, गोवर्धन पूजा के बाद हम लोग फिर एक जो गोवर्धन पूजा होता है ना, तो उसके बाद भाई दूज होता है कि नहीं होता है, तो ये आपका भाई दूज होता है। ठीक है, दिवाली के इंड का जो हम लोग इंड में जो सेलिब्रेट करते हैं वो कौन सा ये होता है, आपका भाई दूज होता है। ठीक है, चलिए, बेसिकली ये सबको पता ही होगा क्योंकि सब जगह इंडिया में अधिकतर होता ही है। कह रहा है कि इन 1974 MS सुभालक्ष्मी बिकेम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू विन। अच्छा ये बताइए कि MS सुभालक्ष्मी है क्या,
ठीक है, एक म्यूजिशियन है। तो कहाँ के म्यूजिशियन है? ये है आपके कार्नेटिक जो म्यूज़िक है ना, इंडिया में 2 तरीके का म्यूज़िक, एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, और दूसरा है कार्नेटिक म्यूज़िक। ओके, कार्नेटिक म्यूज़िक। अब ये जो कार्नेटिक म्यूज़िक में क्या होता है ना कि त्रिरत्न होते हैं, जिसमें से एक जो है आपकी सुहा लक्ष्मी है। कार्नेटिक म्यूज़िक में त्रिरत्न होती हैं महिलाओं में, अब पुरुषों में भी होते हैं। उसमें से एक जो है आपकी कौन है? तो इनमें शुभा लक्ष्मी है। ओके, चलिए, तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है आपके 1974 में? तो ये है आपका हाँ, ये चलिए, और ये है आपका जो दिया जाता है ना आपका रेमन अवार्ड। तो ये रेमन अवार्ड आपको दिया जाता है, मतलब इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, रेमन अवार्ड को कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए, ये आपको एम एस सुब्बालक्ष्मी को मिला था। अच्छा, ये पुलित्जर प्राइज़ अवार्ड क्या होता है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार होता है ना, ये अमेरिका में दिया जाता है किसको? तो ये दिया जाता है आपको पत्रकारों को। ठीक है, पत्रकारों को, बेस्ट पत्रकारों को अमेरिका में पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। अब ये बताइए, अगर ये पुरस्कार अगर इंडिया में होता तो क्या इंडियन मीडिया को ये पुरस्कार मिलता कभी? ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। चलिए, अब एक ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड मिलता है संगीतज्ञ को। ठीक है, इसमें मतलब कलाकार से रिलेटेड है, जो संगीत होता है ना, उससे रिलेटेड है आपका ग्रैमी अवार्ड। चलिए, तो आपको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो रेमन अवार्ड। ओके, चलिए, कह रहा है सेल्यूकस निकेटर वॉज अ कॉन्टेम्प्ररी ऑफ। तो भाई सेल्यूकस निकेटर किसका समकालीन था? तो चाणक्य का था। कनिष्क कहाँ से आ जाएगा? अशोका कहाँ से आ जाएगा? चाणक्य। चाणक्य का जो चंद्रगुप्त था, ठीक है, तो उसका उसकी जो सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी कॉर्नेलिया, उससे उसका विवाह किया था। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर को जब युद्ध में हराया था उसके बाद। ठीक है, चलिए, तो चाणक्य। अब कह रहा है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड। अगर आप मेरे PYQs प्रीवियस देखे होंगे ना, तो इसके बारे में मैं बहुत बार बताया हूँ, ये क्वेश्चन आया है। ओके, पहले भी आ चुका है, तो इसीलिए कहता हूँ PYQs बहुत हेल्प करता है आपको। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि आपका जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ना, 11th, तो वो कौन से संविधान मतलब संशोधन से जुड़ा गया है? तो ये आपका 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। ओके, 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसमें क्या जोड़ा गया था? तो आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। और वो फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? ओके, तो वो है आपका कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, निःशुल्क यानी कि फ्री एजुकेशन मिलेगा, फ्री एजुकेशन। और वो आपका आर्टिकल कौन सा है? तो आपका 21A है। आर्टिकल क्या है? 21A, 21A। ओके, चलिए, 86th अमेंडमेंट। अब कह रहे हैं कि नवंबर 2023 हु वॉज रीअपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि 2023 में किसे दोबारा अपॉइंट किया गया आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन? तो ये हैं आपके जस्टिस राजेंद्र मेनन। जस्टिस क्या? तो राजेंद्र मेनन। ओके, चलिए, आगे कह रहे हैं कि नेवाइल स्टीवन जोसेफ डिसूजा इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। आपके जो नेवाइल स्टीवन जोसेफ है ना डिसूजा, वो किस गेम से रिलेटेड हैं? तो ये हैं आपके इंडियन फुटबॉलर है ना, ये जो डिसूजा हैं आपके इंडियन फुटबॉलर हैं। ओके, चलिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो कौन कौन सा देश बना? एक इंडिया बना, एक उसका सन बना, यानी कि पाकिस्तान। ओके, चलिए, अब कह रहे हैं कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फेमस क्रिकेटर। यानी कि ये जो आपका ऑटोबायोग्राफी है ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? किस फेमस क्रिकेटर का? तो ये कपिल देव जी का, ये इनका जो है आपका ऑटोबायोग्राफी है। ओके, कपिल देव। आप ये अगर नहीं बुक्स एंड ऑथर में अगर आपसे मिस हो गया होगा, तो आप इस पॉइंट को लिखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ द हार्ट जो है किसका ऑटोबायोग्राफी है? कपिल देव। और इसमें जितने भी ऑप्शन दिए, जैसे सुनील गावस्कर हो गया खासकर, और आपके मोहिंदर अमरनाथ, ये दोनों का ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्टंप हाइट ऑफ अ क्रिकेट विकेट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब कह रहा है कि आपका जो स्टंप होता है ना, ये 3 स्टंप, इसकी हाइट कितनी है बताइए? क्रिकेट में जो 3 स्टंप है इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट होती है 28 इंच। ओके, और इसकी चौड़ाई बताइए, ये चौड़ाई कितनी होती है बताइए?
तो इसकी जो चौड़ाई होती है ना दोस्त, मैं भी भूल रहा हूँ यार, हाँ 9 इंच, 9 इंच होती है। ओके, इसकी जो चौड़ाई होती है ना 9 इंच होती है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपका स्टंप है, ठीक है, तो इस स्टंप का जो व्यास होता है ना, जैसे गोला होता है ना ये आपका स्टंप, तो उसका व्यास कितना होता है? तो ये होता है 1.38 इंचेस, जिसको सेंटीमीटर में हम लोग बोल सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए 3.5। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि इसका जो चौड़ाई होता है ना, खासकर चौड़ाई को जरूर नोट कीजिएगा, इसका जो चौड़ाई जो होता है ना वो 9 इंच होता है। कितना होता है? 9 इंच। और इसका हाइट कितना है? 28 इंच। ओके, चलिए इस बार क्योंकि जो स्टेनो का पेपर हम देखे हैं ना, तो उसमें फुटबॉल का जो है ये पूछ रहा था कि आपका गोलकीपर जो लंबाई होता है वो कितना है, सब ये सब पूछ रहा था, मेजरमेंट पूछ रहा था आपका, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे कह रहे हैं कि द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाई कॉर्नवालिस वॉज नॉट प्रिवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली। तो ये कह रहा है कि ये कौन लाया था? आपका कॉर्नवालिस लाया था। ओके, अब कब लाया था? 1793 में लाया था। तो ये इसी को कहते हैं जमींदारी प्रथा। अस्थाई बंदोबस्त को ही कहते हैं जमींदारी प्रथा। ओके, जिसमें किसी व्यक्ति को जमीन दे दिया उसका ज़मीन होता भी नहीं था, लेकिन एक इन्फ्लुएंशियल पीपल था, यानी प्रभावशाली व्यक्ति था, इसलिए उसको ज़मीन दे दिया जाता था। और वो ज़मींदारी उसको उसको ज़मींदार बोलते थे। वो टैक्स क्या करता था? कलेक्ट करता था और अंग्रेज़ों को देता था। ओके, चलिए, तो ये जो है ना आपके किस एरिया में नहीं देखा गया? तो मैं आप मेरे अगर प्रीवियस पीवाईक्यूज़ देखे होंगे तो मैं तीनों के बारे में, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, आपका रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, सबके बारे में मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले पीवाईक्यूज़ एक बार देख लीजिए सारा, उसके बाद ये सब सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। ओके, तो ये जो है ना, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों आपस में सटा हुआ राज्य है। अगर आप मतलब नहीं भी याद होगा तो एक कॉमन सेंस है कि अगर बंगाल में लगेगा तो बिहार में भी लगेगा, उड़ीसा में भी लगा, क्योंकि उस टाइम तीनों एक स्टेट में था। तो पंजाब आपका अलग साइड पड़ जाता है, तो इसलिए पंजाब में ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ओके, चलिए पंजाब। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एडवांसिंग ऑफ मानसून इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसीव्स रेनफॉल आफ्टर 15 जून एवरी ईयर, ठीक है। यानी कि आपका जो मानसून है ना, कौन सा मानसून है? तो ये मानसून है आपका दक्षिण पश्चिम, आपका जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है। तो वो 15 जून के बाद आपका रेनफॉल होता है किस शहर में? तो देखिए आपका जो राजस्थान है ना, राजस्थान का जो जयपुर एरिया है, वो आपका समुद्र तट से थोड़ा सा अलग एरिया है, इसलिए यहाँ पे बारिश जो होती है ना थोड़ा लेट होती है। तो ये कब होती है? तो 15 जून के बाद होती है। ओके, आपका जयपुर शहर जो है वहाँ पे 15 जून के बाद हमेशा रेनफॉल होती है, ठीक है। चलिए, जैसे आपका ये इंडिया है ना, इंडिया, तो ये जो मानसून आती है कहाँ, किधर से आती है? तो इधर से आती है। ओके, इधर से मानसून आती है। और एक रिट्रीट मानसून होता है जो कि आपका किधर से आता है? तो उत्तरी उत्तरी पूर्वी मानसून उसको बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून, जो कि आपका हिमालय साइड से आता है, ठीक है। लेकिन वो कहीं बारिश नहीं कराता, वो सिर्फ तमिलनाडु में बारिश कराता है। आपको क्वेश्चन कर सकता है कि जो उत्तरी पूर्वी मानसून है ना वो किस जगह पे बारिश होता है? तो आपको सिर्फ तमिलनाडु में होता है। और इस टाइम ये जो मानसून जाता है ना यहाँ पे बारिश आपका तमिलनाडु में उतना नहीं होता है। ओके, चलिए जयपुर। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सेटअप 3 डिफरेंट मार्केट्स फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़ इन दिल्ली। मतलब ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि इसमें मतलब दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो क्या कह रहा है कि 3 मार्केट को इंट्रोड्यूस किया? तो देखिए ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ओके, ये जो मार्केट में जो रिफॉर्म लाया था ना वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, कौन थे? तो ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। जलालुद्दीन को मार के ये गद्दी पे बैठा था। ओके, चलिए, अब ये जो है ना ये लाया था शहनाई मंडी, ठीक है, शहनाई मंडी। ओके, इसी के थ्रू जो है वो 3 मार्केट को सेटअप करता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, ये मार्केट का सेटअप का बात कोई भी है ना तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। अच्छा ये बताइए सिकंदर लोदी कौन था? सिकंदर लोदी, तो ये है आपका लोदी वंश का अंतिम शासक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। बहलोल लोदी का जो है पुत्र है, और ये 1504 में आपका आगरा शहर का स्थापना किया, ठीक है, आगरा। चलिए, अब ये बताइए मोहम्मद बिन तुगलक
कि जो है ना इसको क्या कहते हैं, एमबीटी, इसको एमबीटी कहते हैं, ठीक है। ये भाई जब मरा था ना तो लोग कहते कि दिल्ली को इससे आज़ादी मिल गई और इसको दिल्ली से, ठीक है, क्योंकि ये देखिए इंटेलिजेंट बहुत था, लेकिन इसको प्रशासन जो नीति थी ना वो अच्छे से सेटअप करनी नहीं आई, और लक भी सही नहीं था, ठीक है। ये कभी अपना राजधानी चेंज करता था, ठीक है। अगर हिस्ट्री आप इसका पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए, अब कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डांसर वॉन द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2021 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू फोक डांसेस। ये कह रहा है ना कि कौन सी जो डांसर है ना उनको पद्मश्री अवार्ड मिला 2021 में, ठीक है। तो वो कौन थी बताइए। तो ये है आपकी माथा बी महा मंजमा जुगाथी, ठीक है, आपकी माथा बी मंजमा जुगाथी। इनको जो है ना 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वनिर्भर नारी एम्ड एट मेकिंग द वीवर्स ऑफ द स्टेट सेल्फ रियलाइंट। किस स्टेट की, किस कौन सा स्टेट है ना जो लॉन्च किया है आपका स्वनिर्भर नारी, ठीक है, बुनकरों के लिए। वीवर्स मतलब क्या होता है, बुनकर। तो बुनकरों को ध्यान रखने के लिए, बुनकरों को ध्यान रखते हुए कौन सा स्टेट जो है ना वो स्वनिर्भर नारी जो है वो लॉन्च किया है आपका एक मिशन। तो कौन सा स्टेट हो सकता है, आप गेस कीजिए। भाई बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसा है ना कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लॉन्च ही नहीं हो रही है। तो ये असम आप मार दीजिए आराम से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सरकार है, गवर्नमेंट है कि कुछ भी अच्छा चीज़ लॉन्च नहीं कर रहा, तो आपका असम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द पॉपुलेशन सेंसस। यानी कि कौन सा आर्टिकल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्न करता है, वो बताता है आपको पॉपुलेशन सेंसस के बारे में, ठीक है। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम किस आर्टिकल के तहत बना सकते हैं, ये कह रहा है डायरेक्टली। ओके, तो आपका ये 246 जो आर्टिकल है ना, हम उसके तहत जो है वो जनसंख्या कानून बना सकते हैं। ओके, चलिए, अच्छा ये बताइए कि आपका 179 आर्टिकल क्या कहता है। हम्म? ये कहता है ना कि जैसे आपका जो विधानसभा है ना उसके जो अध्यक्ष हैं उसको कैसे हटाना है, वो उसके बारे में बताता है, विधानसभा के अध्यक्ष के हटाने के बारे में। 233 क्या कहता है, तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना उसके न्यायालय, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति करने के लिए ये 233 आर्टिकल आपको बताता है। चलिए, यानी 246 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भाखड़ा डैम इज़ बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अगर आप मेरे रिवर्स की वीडियो देखे होंगे या PYQs में भी देखे होंगे तो मैं इसका जिक्र किया हूँ कि जैसे आपका जो सतलुज नदी है ना वो निकलती है कहाँ से, तो आपके मानसरोवर झील से निकलती है आपके, ठीक है, तिब्बत से। तो ये जो है ना हिमाचल प्रदेश में, ओके, ये भाखड़ा डैम बनाती है आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे। तो भाखड़ा डैम देखिए, नांगल जो है ना आपका दो बनाती है, भाखड़ा नांगल डैम जो कि ग्रेविटी बांध है, सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध है। लेकिन भाखड़ा और नांगल दोनों अलग है। भाखड़ा आपका कहाँ है, तो आपका SP में, हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन नांगल जो है ना इसके बहुत दूर के बाद है आपका नांगल, इसका सपोर्ट में बना हुआ है, ठीक है। नांगल जो है ना इसके सपोर्ट में बना हुआ है। कोई भी बड़ा बांध होता है ना उसके सपोर्ट में एक बांध और बनाया जाता है, तो वही जो नांगल बांध है ना तो इसके सपोर्ट के लिए बनाया गया है। ओके, तो ये आपका सतलुज रिवर से, ठीक है, सतलुज रिवर जो भाखड़ा डैम है ना वो सतलुज रिवर पे बना हुआ है। ओके, चलिए, और इसको क्या बोलते हैं, इस यहीं से एक झील निकलता है जिसको बोलते हैं गोविंद सागर, गोविंद सागर झील, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, गोविंद सागर झील। चलिए, ये ग्रेविटी का सबसे बड़ा बांध है, ओके, सतलुज। अब कह रहा है कि द जोन वेयर द अर्थक्वेक वेव्स जो है ना ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं। देखिए, अर्थक्वेक वेव में दो वेव आता है, एक होता है P वेव, एक होता है एश वेव, ठीक है, P वेव और एश वेव, ये याद रखिएगा आप। चलिए, अब ये कह रहा है कि किस जोन पे जो अर्थक्वेक है ना वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। तो देखिए, ईपी सेंटर क्या कहते हैं, ईपी सेंटर वो होता है ना जहाँ से जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो है ना वो ऑब्जर्व किया जाता है, आपका ईपी सेंटर होता है। हाइपो सेंटर क्या होता है, जहाँ से जो है अर्थक्वेक आपका निकलता है, वो होता है हाइपो सेंटर। ये बेंथिक जोन क्या होता है, बेंथिक जोन होता है उसको बोलते हैं, जैसे आपका रिवर का सबसे जो लोअर पार्ट हो गया ना, किसी भी समुद्र का लोअर पार्ट जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उसको बेंथिक बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेंथिक जोन, जो आपका लोअर पार्ट हो गया जल का उसको बोलते हैं बेंथिक जोन। तो भाई लोअर, जितना लोअर जाओगे आप उतना ही अर्थक्वेक महसूस करोगे। तो ये तीनों जगह पे अर्थक्वेक आप महसूस करोगे, लेकिन शैडो जोन में जो है ना आप अर्थक्वेक फील नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे। ओके, चलिए, इसको बोलते हैं छाया क्षेत्र, शैडो जोन को बोलते हैं छाया क्षेत्र।
छाया क्षेत्र। ओके, चलिए अब कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फाउंडेशन मॉडल ऑफ SHGS रिगार्डिंग इट्स फोकस ऑन मेंबरशिप फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है ना कि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फाउंडेशन, तो CDF क्या है, इसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। ठीक है, चलिए तो ये क्या कह रहा है कि ये जो आपका स्वयं सहायता समूह जो है वो किस मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप के मामले में जो है वो किसको टारगेट करता है, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो मतलब स्वयं सहायता समूह में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, ये प्राइमरली ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इट एक्सक्लूसिवली टारगेट पुअर मेंबर्स, तो हाँ करता है पुअर मेंबर्स को। चलिए आगे देख रहे हैं। इट एक्सक्लूड्स वोमेन फ्रॉम मेंबरशिप, ये कह रहा है ना कि वोमेन को बाहर करता है मेंबरशिप से, तो ऐसा तो नहीं है, गलत। कह रहा है कि इंक्लूड्स बोथ पुअर एंड नॉन पुअर मेंबर्स, हाँ ये सही है आपका, ये भी सही है कि इसमें गरीब लोग भी और जो गरीब नहीं है वो भी दोनों शामिल हो सकते हैं। इट एक्सक्लूसिवली टारगेट नॉन पुअर मेंबर्स, मतलब ये सिर्फ नॉन जो अमीर है ना सिर्फ उसको टारगेट करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। और ये भी आपका मतलब एक्सक्लूड करता, शामिल करता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर आप कहें तो सिर्फ नहीं करता, इसमें दोनों लोग शामिल होते हैं, आपका पुअर लोग भी और नॉन पुअर लोग भी। ओके, अब ये आपका 3 हो गया। आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अ रेगुलर यूनिट ऑफ एरिया या वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट। देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी आयतन या किसी एरिया के, इस एरिया में, ओके, ये मान लो कि कोई एरिया है, ठीक है, वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 10 लोग रह रहे हैं या 15 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है आपका, तो ये डेंसिटी इसको बोलते हैं, यानी किसी बंद क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, ये आपका डेंसिटी दिखाता है, ठीक है, यानी कि घनत्व। ओके, तो ये आपका है पॉपुलेशन डेंसिटी। चलिए सिंपल था ये। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इसमें जो है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है आपको। तो कह रहे हैं कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, तो ये तो सही है भाई, बल्क फिनोमिनन है। अब कह रहे हैं कि बोथ बॉइलिंग एंड इवापोरेशन आर बल्क, गलत भाई, बल्क तो है आपका, जो बॉइलिंग है ना वो बल्क फिनोमिनन है, लेकिन इवापोरेशन आपका जो है वो सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है। और इवापोरेशन कॉजेज कॉलिंग, हाँ ये बिल्कुल सही है। जैसे आप घड़ा जो है, घड़ा में जो छिद्र होता है ना छोटा छोटा, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है आपका, जैसे ये इवापोरेट होके यहाँ का पानी क्या करता है, ठंडा करता है, तो इवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग करता है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए पहले कि बल्क फिनोमिनन होता क्या है। बल्क फिनोमिनन मतलब ये होता है ना कि आपका जो लिक्विड का जितना पार्ट है ना, सारा पार्ट इसमें जो शामिल हो जाए। जैसे बॉइलिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जब कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई द्रव्य है, जब इसको गर्म किया जाता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, एक एक फिक्स पॉइंट होता है ना जिसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस पे जब तापमान होता है तो ये आपका जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो ये वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, और सब जगह जो है आपका बुलबुला जो है वो फेंकता है आपका पानी, वाटर, ठीक है, यानी कि सारा का सारा पानी जो है ना आपका वो शामिल हो जाता है बॉइलिंग में। ओके, और सब जो है वाष्प के रूप में निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं बल्क फिनोमेनन, जिसमें सारे पार्ट शामिल हो जाते हैं। ओके, चलिए अब ये कह रहा है कि इवापोरेशन, तो इवापोरेशन क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपका पानी का जो है पानी का जो वाष्प में बदलने का जो फिक्स जो आपका टेम्परेचर वो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि 100 डिग्री सेल्सियस नहीं भी होता है, तो जो वाटर है ना वो वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे आप मान लीजिए कि कपड़ा सुखा रहे होंगे बाहर धूप में, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो धूप से मिल रहा है आपको वो 100 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है 100 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है ना, नॉर्मल 36-35 है ना, उतना ही मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है कपड़ा सूख जाता है, तो इसी को बोलते हैं इवापोरेशन। और एक सरफेस फिनोमेनन है इवापोरेशन जो है ना, ये सरफेस फिनोमेनन है, क्योंकि ये जो है वो पानी को जो है हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है। ओके, इसमें कोई आपका जो है बल्क नहीं होता, मतलब कोई बुलबुला नहीं निकलता इससे, है ना। अब कपड़ा सुखा रहे हो तो बुलबुला निकल के सूखता है क्या, नहीं ना, ये एब्जॉर्ब करता है और अपने आप वाष्प के रूप में उड़ जाता है, ये सरफेस फिनोमेनन है। ओके, चलिए तो ये आपका ऑप्शन जो 2 है ना वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि द आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट इंडिकेट्स, मतलब आपके ऑयल और फैट में, वसा में जो है ना आयोडीन वैल्यू किसको दर्शाता है,
तो ये दिखाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्ति, इसको बोलते हैं असंतृप्ति, ठीक है, ये इसको शो करता है। ओके, असंतृप्ति और सैचुरेशन में क्या अंतर होता है ना, कि जैसे ये जो अनसैचुरेशन होता है ना, वो ऑक्सीजन को बहुत जल्दी क्या कर लेता है, उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। ओके, लेकिन सैचुरेशन जल्दी नहीं करता, इसलिए जो अनसैचुरेशन चीज़ें हैं ना, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी तेलीय चीज़ होगा तो देखिएगा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ओके, तो यही कह रहा है कि जो आपका आयोड देखिए, और ये कह रहा है कि द आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट इंडिकेट्स, मतलब किसी भी ऑयल और फैट में आयोडीन वैल्यू क्या दर्शाता है, तो उसके अनसैचुरेशंस को दिखाता है। ओके, असंतृप्तता को दिखाता है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका 25 क्वेश्चन सारा हो गया है कंप्लीट। अगर आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली भाई आप सब्सक्राइब करिए। ओके, आपके एक सब्सक्राइब से कुछ आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, आपका बेनिफिट ही आपको मिलेगा और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।